चलिए सुशील केडिया से बात करते हैं। सुशील, गुड आफ्टरनून। सबसे पहले क्रूड पे ये बड़ा चर्चा का विषय बन गया है, बाजार को भी बहुत ज़्यादा डरा रहा है क्योंकि इंडिया के मैक्रोज हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, क्रूड तो एकदम हिल जाते हैं। आपकी क्या बड़ी कॉल आपने स्टडी की है, इस पर क्या बन के आ रही है इस समय सुशील? देखिए, क्रूड में जैसे कि एक कंप्लीट कंसेंसस सा बन गया है और $100 के आंकड़े की माला जपी जा रही है। तो ठीक है, मार्केट भगवान समान है, पर भगवान के जितना दयालु भी नहीं है। तो ये जो माला जपी जा रही, मुझे नहीं लगता होने वाला है। क्रूड मुझे लगता है अपनी इस सख्त रैली की अंतिम सांसें ले रहा है। हो सकता है आज रात को सेल का सिग्नल मिल जाए, कल सवेरे मिल जाए। और आप ये समझ लो कि अगर आज भी हम $90 के ऊपर 90.25 90.30 के ऊपर अगर बंद नहीं हो पाते हैं नाइमेक्स पे, तो मेरे लिए ये एक सेल सिग्नल होगा 93 के स्टॉप लॉस से बेचने का। और अगर ये सेल सिग्नल फिर से पोस्टपोन्ड हो जाता है 2-1 दिन के लिए, लास्ट वीक भी आया था, स्टॉप लॉस लग गया, अगर ये पोस्टपोन्ड भी हो जाता है तो यहां से क्रूड लेके कमाने की संभावना बहुत ही कम दिखती है। कोई आकस्मिक चमत्कारिक एक अंतिम चाबुक आ जाए तो वो ट्रेडिंग के अंदर आप उसको कैप्चर नहीं कर सकते। तो मैं इंतजार में हूं कि आज रात को या कल सिग्नल मिले और मैं इसे बेचूं। और अगर ये ट्रेड सही बैठ जाता है, पहले तो इसे बैठाना है, 85 के नीचे जाएगा तो आप सौदा और बढ़ाएंगे, स्टॉप लॉस को नीचे उतारेंगे। तो मुझे अचंभा नहीं होगा अगर क्रूड 60 का आंकड़ा भी तोड़ दे। मैं लाइट क्रूड कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहा हूं। एक्सीलेंट, ये तो एक कॉल हो गई काफ़ी बड़ी कि आपको एक शार्प फॉल नज़र आ रहा है क्रूड में, जबकि दुनिया भर में इस समय ऊपरी लेवल के टारगेट्स आ रहे हैं 100 110। अब भाई ये भी एक अनफॉर्चुनेट बात है, ये सत्य है कि चलते हुए चीज़ को सब सलाम करते हैं और लोग बड़े बड़े टारगेट्स लेते रहते हैं। एनीवेज, आगे बढ़ते हैं। सुशील, इस समय बैंक निफ्टी पे आपकी क्या कॉल बन रही है, बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों? क्योंकि वही हम 17 के आसपास आ गए, ऊपर में 18,600 का टॉप था निफ्टी में, बैंक निफ्टी भी उसी हिसाब से करेक्ट हुआ, लेकिन इसमें कुछ आपको चेंजेस नजर आ रहे हैं? अभी इसके अंदर कुछ रिवर्सल हो रहा है क्या एक ट्रेंड का? आप किस किस तरफ के ट्रेंड रिवर्सल की आकांक्षा कर रहे हैं? आपको लग रहा है कि बॉटम फेज बन रहा है या अभी भी नीचे का डाउनवर्ड खुला हुआ है? नहीं, कल का जो लो था वो मेरे हिसाब से करेक्शन कंप्लीट हो गया। पिछले मंगलवार को बजट के बाद जो सारी चारों तरफ उत्तेजना थी और हमारा कॉल ये था कि हम एक बार 17,100 150 तक जाएंगे, वो थोड़ा और नीचे गया और कल मार्केट ने एक बॉटम बना लिया है, ऐसा बिल्कुल स्पष्ट प्रतीत होता है। अब 17,290 के आसपास शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग का स्टॉप लॉस है। भले ही वो लग भी जाएगा तो इसका मतलब नहीं है कि बड़ा कॉल खत्म हो जाता है। अब यहां से संभावना बनती है कि निफ्टी एक नया हाई दिखाएगा और निफ्टी की चार्ट इस वक्त थोड़ी ज्यादा सरल है। बैंक निफ्टी में जलेबी इमरती कई सारी गोल गोल चीजें बनी हुई है, तो बढ़ना बैंक निफ्टी को भी है साथ, पर बैंक निफ्टी की चाल थोड़ी सी अस्पष्ट, या ये कह लीजिए कि अनिश्चितता तो खैर बाजार का धर्म है, पर अविश्वास के साथ बैंक निफ्टी भी बढ़ेगी। और मैं तैयार हूं कि अगर बैंक निफ्टी भी एक बार 42,000 का आंकड़ा पार कर दे तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा, पर सरलता और सहजता निफ्टी की चार्ट पर व्यापार करने में ज्यादा लग रही है। ठीक है, इंटरेस्टिंग। सुशील, आप क्योंकि यूपी में इलेक्शंस चल रहे हैं तो काफ़ी सारे लोग शुगर को उससे कनेक्ट करते हैं। कुछ लोग ये कहते हैं कि ब्राज़ील में बारिश नहीं हुई तो इसलिए डिमांड बढ़ गई। कुछ लोग ये कहते हैं कि ये कमोडिटी है तो इसलिए इसकी कमोडिटी साइकिल है और शुगर काफ़ी लंबे समय तक चलेगा। उसकी कंपनीज पे कुछ प्राइस हमको दिख भी रहा है। तो आपका व्यू क्या है और कौन सी शुगर कंपनीज आपको ठीक लग रही है ऑन अ चार्ट? देखिए, ये जो सारी बातें आपने कही हैं ये सारी सत्य हैं, पर इन सारी बातों में कुछ भी असाधारण नहीं है। बुद्धि जो है ना, वो बड़े काम की चीज है, पर बुद्धि सबके पास है और जो बातें जग जाहिर हो जाएं वो भाव में पहले ही आ चुकी होती है। तो मुझे लगता है कि ये जो चीनी 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 पर जितनी अति मचाई जा रही है बातों में, वो ऑलरेडी भाव में आ चुका है और शुगर के स्टॉक्स को एक बार यहां पर विराम लेना होगा। अगर आप इसे एक बड़ा करेक्शन न भी समझें तो भी जितने वॉलेटाइल ये स्टॉक्स हैं, 15 से 20% के करेक्शन बैंड में अगर ये ऑसिलेट करते हैं, इसी 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 भाव के स्तर के 15-20% नीचे तक ये बार बार डुबकियां लेते हैं, तो मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा। और जब चारों तरफ चीनी 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 मची है
देखिए चीनी कम एक अच्छी पिक्चर आई थी, और उसी तरह से मेरे को भी ये चार्ट्स कह रहे हैं कि भी चीनी कम ही अच्छी स्ट्रेटेजी होगी अगले कुछ सप्ताहों के लिए। ऑलराइट, सुशील जी, हमेशा ही आपसे बात करके कुछ इंटरेस्टिंग व्यूज मिलते हैं। प्रियंका ये आपसे एक बार कुछ और सेक्टर स्पेसिफिक व्यूज भी समझना चाहेंगे। आईटी को आप कैसे देख रहे हैं ग्लोबली, जहां बात की जा रही है कि आपको वैल्यू वर्सेस ग्रोथ, और ग्रोथ का ग्रोथ इस वक्त नीचे जाती हुई, यानी आईटी स्पेस को थोड़ा अवॉइड करने की सलाह जहां एक्सपर्ट्स देते हैं। आपका आईटी टेक्नोलॉजी पैक इस पर क्या व्यू रहेगा? देखिए पढ़ाई लिखाई तो सबने की है, हमने भी बहुत की है, जरूरत से ज्यादा ही की है। और वो कबीरदास जी की वो जो दोहा है ना, माला फेरत फिरा न मन का फेर, मन का फेर, मन का फेर। तो ये जो ज्ञानवर्धक जितनी भी बातें हैं ये सब जग जाहिर है। नैस्डैक की वॉलेटिलिटी को लेकर के आईटी से मन उठा हुआ है, तो ऑलरेडी इंडिया में आईटी के स्टॉक्स डीपली करेक्टेड हो चुके हैं। अगर नैस्डैक की वॉलेटिलिटी में भी देखें आप, तो सिर्फ एक स्टॉक फेसबुक जो डीप फंडामेंटल और वाइटल शिफ्ट है उसमें, क्योंकि एप्पल ने अपनी प्राइवेसी पॉलिसी से उसके पूरे एडवर्टाइजिंग मॉडल की लॉन्ग टर्म अर्निंग स्टोरी को तहस नहस किया है। पर बाकी जितने भी आप नैस्डैक पे बिगीज को देखोगे, सब ने रिकॉर्ड मुनाफा और सीरियस अपस्विंग इन स्टॉक प्राइसेस दिखाया है। सो एक आकस्मिक वॉलेटिलिटी, एक अचंभा फेसबुक में बन गया, और इसलिए इंडिया में सारे आईटी शेयर्स बेच दे, लॉजिक राइट नहीं है। अब अगर मैं चार्ट की बात करूं, मेरा व्यू है चार्ट के अनुसार आने वाले 2-3 महीनों में रुपया बहुत मजबूत हो जाएगा। उस पर भी लोग बोलेंगे आईटी बेच दो, पर आईटी कंपनीज के सीएफओस को रुपए पे सट्टा करने की आजादी नहीं है, वो सिर्फ हेज करके चलते हैं। तो जो स्टॉक प्राइसेस की चार्ट्स है, आई हैव ए डिफिकल्टी राइट नाउ, मुझे इस वक्त ये कठिनाई है आईटी का कौन सा शेयर बेचूं, सब बढ़ने वाले। सुशील 2 मिनट रुकिए आप, एक बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स आए भारतीय एयरटेल के और वो कमेंट्री दे रहे हैं, 2 मिनट में सुन के वापस आते हैं, फिर केडिया जी से बातचीत हमारी जारी है। सुशील बोल रहे हैं कि डॉलर इंडेक्स भी घूम जाएगी और इसके चलते आप आईटी स्टॉक्स मत बेच दीजिएगा, इनफैक्ट यहां से चल सकते हैं। एक और ग्लोबल कमोडिटी है मेटल। जी सुशील, आप इस पर क्लियर करना चाहेंगे, कुछ कह रहे थे? डीपी यहां से मैंने ये नहीं कहा कि आईटी स्टॉक्स चल सकते हैं, मैं ये कह रहा हूं कि आईटी स्टॉक्स ऑलरेडी चल पड़े हैं, और सबसे स्पष्ट अप ट्रेंड इस वक्त आईटी स्टॉक्स में है। ये हमारी पहली चॉइस है टू प्ले द अप ट्रेंड। जी अच्छा, दूसरी ग्लोबल कमोडिटी जो है मेटल है, उसमें मेटल एक ऑल टाइम हाई पे जा रहे हैं दुनिया भर के मेटल्स, लेकिन यहाँ पे मेटल स्टॉक्स काफी करेक्टेड है, उस पर कोई व्यू आपका? वेदांता, जेएसपीएल, टाटा स्टील वगैरह। देखिए अंडरलाइन कमोडिटी का प्राइस और उस पे मैन्युफैक्चर करने वाले या उस पे ट्रेड करने वाले स्टॉक्स 1 to 1 चलेंगे, ये अपेक्षा अनुचित है। स्टॉक्स की अपनी बहुत सारी फंडामेंटल फैक्टर्स है, और उसके सिवा टेक्निकल फैक्टर्स हैं। तो सिर्फ मेटल के स्टॉक्स पर अगर मैं फोकस करूं, पूरा सेक्टर, हर एक स्टॉक अपनी अपनी अलग अलग चाल में लगा हुआ है, और इस वक्त मेटल के स्टॉक्स को अवॉइड करना, और लिमिटेड हर वक्त रकम होती है रिस्क लेने के लिए, उसको जहां पे अप ट्रेंड बन गए हैं, यहां जहां सबसे पहले अप ट्रेंड्स बनने की अपेक्षाएं हैं, उनमें जाना बेहतर है। हिंडाल्को ठीक है, एक हाई पे चल रहा है, नाल्को ने ऑलरेडी आज एक वापस रिवर्सल कैंडल दिया है, तो हो सकता है नैल्को कल से परसों से सेल ऑफ करने लगे और हिंडाल्को 1-2 दिन बाद करने लगे। तो ये सारे के सारे अपनी अपनी धुरी पे चल रहे हैं मेटल के स्टॉक्स, और इन पे कोई भी ब्रॉड स्वीपिंग कॉल इस वक्त लेना मुझे मुनासिब नहीं लगता है। ठीक है सर, 2 बड़े प्लेयर, एक तो रिलायंस इंडस्ट्रीज और दूसरा भारतीय एयरटेल, इन दोनों पे आपका आउटलुक चाहिए। मैं रिलायंस को इस समय एक ऑयल एंड गैस वाली कंपनी नहीं मान रहा, मैं उसमें जियो को जोड़ते हुए भारतीय एयरटेल के सामने खड़ा कर रहा हूँ कि दोनों टेलीकॉम की कंपनीज हैं। अभी भारतीय एयरटेल की जो कॉन कॉल चल रही है वो कह रही है कि हमको एक्सपेंशन अच्छा मिलेगा, बस आप हमारी फीस कम कर दीजिए, जो स्पेक्ट्रम वाली है वो तो सरकार डिसाइड करेगी, फीस कम होगी नहीं होगी। लेकिन भाव कैसे ठीक रहे आपको, दोनों शेयर चलेंगे सर? रिलायंस इंडस्ट्रीज भी देख लीजिए, भारतीय एयरटेल के बारे में बता दीजिए। रिलायंस की चार्ट, सिर्फ चार्ट की अगर मैं बात करूं, तो रिलायंस की चार्ट पे मुझे इस भाव से 10 से 12% का कम से कम आने वाले 2-3 सप्ताह में उछाल नजर आ रहा है। भारती ऑलरेडी दिसंबर के अंदर 650 तक गया था, 650 से 720-22 इस वक्त है, तो ऑलरेडी भारती ने कुछ बढ़त ले ली है, और भारती भी यहां से मुझे 780-90 तक की चाल दिखती है बनती हुई।
ऑलराइट सुशील जी, एक और चीज़ आपसे फार्मा स्पेस पे एक व्यू और समझना चाहेंगे। डिफेंसिव प्ले है, लेकिन पिछले साल अगर आप देखें तो स्पेस ने एफएमसीजी फार्मा कुछ खास परफॉर्म किया नहीं। आपको लगता है कि अब ये चलने के लिए तैयार है? इनफैक्ट अब तो इसमें मूवमेंट हमें दिख भी रही है। कैसा परफॉर्म कर सकता है फार्मा स्पेस इससे? ये फार्मा के भी जितने बड़े सारे शेयर्स हैं वो अच्छे से कूट पीट कर रख दिए गए और 2-3 महीने से नीचे के स्तर पे धक्के खा रहे हैं। अब अलग अलग स्टॉक्स में अलग अलग रंग ढंग बन रहा है। तो अगर मैं कहूं आपको एस्ट्राजेनेका है या प्रॉक्टर एंड गैम्बल हेल्थ एंड हाइजीन है या आपका इवन अबॉट है, ये जो सो कॉल्ड एमएनसी फार्मा स्टॉक्स, इनको आप 6 महीने साल भर के दृष्टिकोण से आज के भाव में लें तो 50 से 100% का यहाँ से अपसाइड मूवमेंट मिल सकता है। और जो हमारे देशी फार्मा स्टॉक्स हैं, मान लीजिए ग्लेनमार्क काफी टाइम से एक बहुत तगड़ा रिवर्सल पैटर्न बहुत ज्यादा लंबा टाइम खा के बना रहा है। 518-20 के ऊपर चलने के साथ हम इसमें 800-850 रुपए की तैयारी का कॉल भी तब लेके उसके हिसाब से काम करेंगे। डॉक्टर रेड्डीज में अगर यहाँ से 1000-1200 रुपए बढ़ जाएंगे और सन फार्मा में 1000-1200 घट जाएंगे तो फार्मा सेक्टर भी मेटल्स की तरह सारे स्टॉक्स अपनी अपनी अलग अलग धुरी पे हैं और बहुत लिमिटेड स्टॉक स्पेसिफिक एक्टिविटी करने लायक चार्ट्स नजर आ रही है। राइट, ऑल राइट सुशील, बहुत बहुत धन्यवाद। डिम्पी, एक बहुत जरूरी बात बहुत जल्दी। हाँ श्योर, प्लीज बोलिए, प्लीज कंप्लीट करिए अपनी बात। निफ्टी जो पिछली बार 18,600 गया था और उसके बाद जो गिरा 16,400 तक और फिर वापस 18,300 गया, लेग वन ऑफ करेक्शन, लेग टू विद इन द करेक्शन 18,300 गया था और ये वापस जो अभी 17,100 आया और उसके पहले 16,800 आया, तीसरा लेग था। अब आगे वापस जो मेरे को 18,750 तक भी जाने की संभावना दिखती है टुकड़े टुकड़े में। उसके बाद भी वापस एक फाइनल राउंड ऑफ करेक्शन अगर आ जाता है 16,500 का, तो ये 7-8 महीने का एक ब्रॉड साइडवेज 2 से 2,500 पॉइंट का जो साइडवेज करेक्शन का जो बेस बनेगा 7,500 से 18,000 की तेजी का, और उसके बाद एक वापस बड़ी तेजी बने, तो इसलिए बहुत सारे बी ग्रुप के स्टॉक्स भी इस पीरियड में अलग अलग धुरी पर अभी भी काफी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज दिखती हैं। ऑल राइट सुशील जी, बहुत बहुत धन्यवाद आज हमसे बात करने के लिए। सुशील केडिया अपना व्यू दे रहे थे मार्केट पे, बहुत सारे स्टॉक्स पे। रिलायंस देखिए ऑलरेडी बात करते करते 1% ऊपर हो गया है और निफ्टी में उनका